हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ जिसके अंदर हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की, करंट अफेयर्स की, उसके साथ साथ हमारा फोकस रहता है हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप कितने ही एकेडमिकली आप ग्रो कर जाएं, बट आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ग्रोथ के अंदर। अगर मान लीजिए कि आप ऑलराउंडर हैं या आप जब ऑलराउंडर होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक जीवन के अंदर, आपकी जो जीवन है उसके अंदर आपका एक जो प्लस पॉइंट है वो एक हमेशा रहता है, नॉट जस्ट एकेडमिकली बट आपके जब एक पर्सनैलिटी वाइज जब आप इम्प्रूव करते हैं तो आप एक ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उससे आप कहीं थोड़ा एक आगे होते हैं। तो विद दैट सेड फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोट ऑफ द डे। आज का जो कोट है कि वन हु इज नॉट प्लेफुल विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट पर्सन विल कैरी लाइफ एज अ टेरिबल बर्डन अपॉन देमसेल्व्स। डियर फ्रेंड, डजंट मैटर आपकी एज अभी क्या है, आप चाहे अभी 18 ईयर्स के हैं, चाहे 25 के हैं, चाहे 30 या 30+, आपका जो एक नेचर होता है ना, वो नेचर आपका हमेशा एक प्लेफुल जॉयफुल होना चाहिए। आपका जो नेचर है वो आपके सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। डिफरेंस होता क्या है, कई बार एक जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कई बार कुछ ऐसे फेलियर्स या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। हमें लगता है कि सब कुछ अब जो है कुछ सही नहीं हो रहा है, आगे सही नहीं होगा। तो उस समय पे अपने आप को बैकअप करना है थोड़ा सा, एंड अपनी लाइफ को जो है थोड़ा सा अपन कहते हैं ना कि एक प्लेफुल जो हमेशा रहता है, जो भी सिचुएशन हो, वट एवर द सिचुएशन इज, आपको हमेशा एक चीयरफुल, एक कहते हैं ना कि हर एक काम को एंजॉय करते हैं। जैसे मैं आपको पहली की जो वीडियोस थी मैं बताता रहता हूँ कि कैसे आपको जॉयफुल रहना है, आपको कैसे प्लेफुल रहना है। आपका कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, आप जीवन की हर एक क्षण को हंस के, खेल के और एक प्लेफुल ज़िंदगी को जीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय तो करेंगे ही, इसके साथ में आपका जो नज़रिया है वो एक पॉजिटिवनेस कराएगा। लेकिन अगर आप नज़रिए को प्लेफुल नहीं रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बस एक बर्डन की तरह अपने आप पे समझेंगे कि मेरा जीवन तो सिर्फ एक बोझ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इससे अच्छा है दोस्तों, आपके जीवन के अंदर हमेशा एक जो कहते हैं ना कि बचपना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके अंदर होना, कि आप एक बच्चे की तरह हमेशा खिलखिलाते रहें, हमेशा मुस्कुराते हैं। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप हमेशा एक जो है बच्चे की तरह जो है हमेशा मुस्कुराते, खिलखिलाते, हर सिचुएशन के अंदर हर सिचुएशन को जो है स्ट्रांगली फेस करें एंड देन जीवन के अंदर आगे बढ़ें। विद दैट सेड फ्रेंड्स, ये था आज का कोट। आई होप कि आपको ये कोट समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस कोट को जो है थोड़ा सा सीरियसली लेके अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, एंड यू विल सी द चेंजेस। आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ जो है वो बदलती जा रही है धीरे धीरे। नाउ डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं आपसे हर रोज़ एक सवाल करता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड ही, कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन नोबेल प्राइज़। आजकल जो नोबेल प्राइज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, यानी कि वो दिए जा रहे हैं टू द अवॉर्डीज़। तो इसी कारण से मैंने आपसे सवाल किया है कि जो भारत के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, आपको उनका मुझे नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आंसर पता है तो वेल एंड गुड, तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बोलो। अगर आपका आंसर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा पता कर लीजिए कि पहले वुमेन कौन थी, या पहले जो मेल थे वो कौन थे नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया, या पहले साइंटिस्ट कौन थे। तो आपको चीज़ें जो हैं जो और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी, एंड यू हैव ब्रॉड पर्सपेक्टिव अबाउट नोबेल प्राइजेस। आपको पता चलेगा कैसे नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए जाते हैं। तो ये आज का सवाल दोस्तों। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आती है आगे तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड लाइक करने से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप इस वीडियो का जो है पूरा एक कहता है ना कि आपको जस्ट ज़रूर लेना है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है डिस्कशन स्लो है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है 1.5x कर लीजिए आपके एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 3 अक्टूबर एंड आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, द नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉपुलिज्म। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जनरल इलेक्शंस हैं या लोकसभा के जो इलेक्शन है आर एट द कॉर्नर्स, मतलब साल के अंत तक कुछ स्टेट्स के अंदर हैं, एंड इन 2024 जो जनरल इलेक्शंस हैं वो भी हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि डेवलपमेंट का जो अभी एक नैरेटिव है, या एक जो कहते हैं ना कि हम एक हॉट टॉपिक जो है डेवलपमेंट बना हुआ है सभी स्टेट्स के अंदर, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए एंड उसकी वजह से जो वोट हैं उनको अपनी तरफ किया जाए।
फ्रेंड्स, पॉपुलिज्म का जो मतलब है आपको मैं एक लेमन्स लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि कैसे जो हम देखते हैं ना कि सरकारें जो हैं एक अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है कि कैसे सब्सिडीज़ देना सिलेंडर के अंदर या फ्री आपको, जो दिल्ली सरकार ने हाल ही के अंदर जो कहा है कि दिल्ली में जो बिजली है वो कुछ यूनिट तक फ्री दी जाएगी। वुमेंस का जो ट्रेवल है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे कुछ ऑफर्स देना या ऐसे कुछ जो कहते हैं ना कि एक आजकल आपने काफ़ी सुना होगा टीवी डिबेट्स में कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी जिसे कहते हैं, तो इनका काफ़ी चलन है। इसके कारण जो वो नेता लोग जो हैं अपनी तरफ वोट खींचने की कोशिश करते हैं। तो उसी का नैरेटिव है कि कैसे डेवलपमेंट एक तरफ है एंड जो पॉपुलिज्म है, ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर। ये फ्रेंड्स, राइटर ने बताया है कि हाल ही के अंदर जो मध्य प्रदेश है या फिर तेलंगाना है, इसके अंदर जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिट पार्टी है, इन्होंने कुछ 1000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया है एट द कॉर्नर ऑफ इलेक्शंस। क्योंकि इन दोनों ही स्टेट्स के अंदर, या इन दोनों की नहीं कई और भी, जैसे राजस्थान है या जो मैं स्टेट में रहता हूँ, तो वहाँ भी आने वाले समय में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसीलिए पार्टीज जो हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, तो ये अलग अलग जो डेवलपमेंट के अपने काम किए हैं वो गिनाने की कोशिश कर रही है एंड जो फ्रीबीज इन्होंने दी है तो उन सभी चीज़ों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स को जो है अपनी ओर खींच सकें। जो मैंने इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे जो डेवलपमेंट है या फिर पॉपुलिज्म है, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। वो तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि कैसे डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके काम करता है, वही पॉपुलिज्म जो है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है। दोस्तों, डेवलपमेंट इज व्यूड एज द लॉन्ग टर्म आइडिया एंड पॉपुलिज्म इज सीन एज द सॉफ्ट साइन एंड पोटेंशियली डिटरमिन्ड टू डेवलपमेंट। क्योंकि तो डेवलपमेंट जो होता है वो एक पूरा स्टेट का जब होता है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो गया या कोई कहता है ना कि रोड लिंक्स बनाना, हाईवेज बिल्डअप करना या अलग अलग सब्सिडीज़ देना। तो ये सब पॉपुलिज्म के अंदर आता है। डेवलपमेंट होता है कि कैसे एक आप अपने नज़रिए से, कहता है ना कि आप अपनी नज़रों से देखते हैं उस डेवलपमेंट को कि कैसे किसी शहर के अंदर मेट्रो बन गई, कहीं लिंकेज रोड बन गया, कहीं हाईवे से कनेक्टिविटी है या थिंग्स लाइक दैट, तो कहीं पे कैनाल बन रही है। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो वो आते हैं डेवलपमेंट के अंदर एंड जो फ्रीबीज दी जाती हैं वो आती है पॉपुलिज्म के अंदर। नैरो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डिफाइन डेवलपमेंट नैरो फोकसिंग ऑन विजिबल फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको बता देता हूँ दोस्तों की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो एक उस पर ध्यान दिया जाता है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये एक काफ़ी जो कहते हैं ना कि एक नैरो पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट को देखने का। डेवलपमेंट जिस किसी भी राज्य का होता है दोस्तों, तो वो एक इस तौर पे नहीं बताया जा सकता है कि आपने कितनी बिल्डिंग्स बनाई हैं या आपने कितने मेट्रो लाइन्स बिछाई हैं। अगर उस राज्य का जो एक इंसान है या एक जो गरीब इंसान है वो अगर उस गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, तो आई थिंक उस स्टेट का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, या मैं कहूँगा उस स्टेट के हर एक इंसान तक जो स्कीम्स नहीं पहुँची है, तो उस जो हम कहते हैं ना डेवलपमेंट, तो उस डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं पूरा सही नहीं बताया जा सकता है दोस्तों। ये आप इसे डेवलपमेंट नहीं बता सकते हैं कि आपने कहीं पे मेट्रो बना दी है या आपने कहीं जो है रोड लिंक्स बना दी है, कहीं पे हाईवेज कनेक्ट कर दी हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं अनटिल अनलेस हर आपकी जो एक किसी गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो होती है वो हर एक इंसान को जो है, हर एक तबके को जो है किसी स्टेट के अफेक्ट करती हो इन पॉजिटिव वे। तो डेवलपमेंट जो दिखाया जाता है लोगों को कि कैसे मेट्रोज में, आपको बार बार एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे बिल्डिंग्स बनाना है, तो ये एक विजिबल होता है। तो ये एक जनता को गिनाने के जो होता है ना तरीका कि कैसे हम जनता को गिना सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये काफ़ी करती है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो कैसे दिखा दिया जाता है कि हमने तो ये बनाया है, हमने तो मेट्रो बनाई है, हमने तो ये करा है। तो ये सभी चीज़ें याद दिलाना बहुत आसान है एंड लोग जब देखते हैं कि यहाँ सरकार ने काम किया है तो वो एक नैरो पर्सपेक्टिव बन जाता है कि जो लोग सिर्फ जो एक बड़ा पर्सपेक्टिव था ना कि कैसे हमने यहाँ हाईवे देखा है, हमने स्टेट के अंदर या मेट्रो देखी है, तो ये सब तो दिखता है लोगों को। लेकिन एक जो माइनर लेवल पे चीज़ें होती है कि किसी गरीब के घर पे टाइम पे पानी पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, या बिजली पहुँची है नहीं पहुँची, तो ऐसे काफ़ी छोटे छोटे एरियाज जो इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है इन द शेडो ऑफ दीज टॉल बिल्डिंग्स। इन्वायरमेंट कंसर्न्स बताया गया कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो अभी हाल ही के अंदर आपने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर हाई फ्लड्स के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है
सरकारें हाल ही के अंदर अभी भी जोर दे रही हैं कि कैसे हमने देखा कि चारधाम जो यात्रा है उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का या फिर ये हाईवेज़ का लिंकेज का, तो ये काफ़ी काम चलाया जा रहा है। इसके कारण जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं इनके कारण जो एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण जो नुकसान तो होता ही है दोस्तों, क्योंकि इतना जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो कहीं ना कहीं जब कोई आपदा आती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, तो उसके कारण जो ब्रिजेस वगैरह टूटते हैं या रोड्स वगैरह टूटते हैं तो इनमें खर्चा तो काफ़ी होता है। फिजिकल बर्डन बढ़ता है दोस्तों। जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके ऊपर काफ़ी बर्डन है इस समय पे, क्योंकि काफ़ी लोन जो है इसके ऊपर चल रहा है अभी NHAI के अंदर टू बिल्ड अप रोड्स। ऐसे में अगर एक दिखावटी, जो हम कहते हैं ना कि एक दिखावटी एक डेवलपमेंट करना कि हमने तो जी रेल बना दी, मैं आपको बार बार इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं ना दोस्तों कि बिल्डिंग्स हैं या फिर मेट्रोज हैं, तो ये काफ़ी विजिबल होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार इसके एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि कैसे ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ये डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर तो बता दी थी सरकार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोई नेचुरल आपदा आती है तो उसे जब वो टूट जाते हैं तो उनसे कोई खासा फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि एक जो डेप्ट होता है उसके अंदर फंसती जाती है सरकार। इससे अच्छा तो सरकार ये कर सकती है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम बेस लेवल पे आप डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि जो किसी राज्य के जो पिछड़े वर्ग है या कहें कि जो कहते हैं ना कि अपन बिल्कुल माइनॉरिटी है या फिर पूरेस्ट ऑफ द पूर है, अगर आप हेल्प करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाए जो किसी जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। तो इससे अच्छा है कि ऐसी हेल्प की जाए, ऐसे डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया जाए जिसमें सभी जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉपुलिज्म, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि पॉपुलिज्म जो है या फिर जो फ्रीबीज जो होते हैं वो देने की बजाय तो आप ऐसा कुछ काम कीजिए, सरकारों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में जो जनता है इस स्टेट की उनकी मदद करे। नीड फॉर रूल्स एंड रेस्ट्रेंट्स, a balance is needed toward limiting policy options and advancing the interest of narrower groups। देखिए दोस्तों फ्रीबीज होती हैं ना वो कुछ या फिर जैसे दोनों ही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तो जो डेवलपमेंट होता है, जब अब किसी भी राज्य के अंदर सड़क कोई बनेगी तो उसके अंदर फ़ायदा किसको मिलेगा? जिसके पास गाड़ी है या जिसके पास अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल है तो उनको ही फ़ायदा मिलेगा उससे। अब जिसके पास साइकिल है या जो पैदल जाता है तो उससे कुछ फ़ायदा खासा मिलने नहीं वाला। वहीं दूसरी तरफ अगर फ्रीबीज की बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा दे पाएगा जो कि उस कैटेगरी के अंदर या उस जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा दे पाएगी फ्रीबीज भी। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों चीज़ों को देखें तो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है। जो कोई भी स्कीम जो है वो चाहे अमीर से अमीर हो चाहे गरीब से गरीब हो, किसी भी स्टेट के अंदर रहने वाला, उन सभी को उस स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे फ्रीबीज हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि डेवलपमेंट करने से सबका फ़ायदा हो जाएगा या फ्रीबीज देने से सबका फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को चेक करना पड़ेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर कुछ ऐसा एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे बैलेंस बनाया जा सके। बैलेंस बनाने से होगा क्या दोस्तों कि जो चीज़ें हैं वो पूरे राज्य के जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जो ज़्यादा ही अमीर है उनको फ़ायदा हो, ऐसा नहीं, बिकॉज दे आर प्रिविलेज, उनके पास है वो चीज़ें। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनको कहीं हम पीछे छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा ना हो कि सिर्फ जो कहते हैं ना पूरा जो पीपल हैं उनको फ़ायदा मिले, ऐसा भी नहीं है। उनकी मतलब उनको भी फ़ायदा मिले, प्लस जो आम जनता है उन सभी को, उन सभी जो स्कीम्स हैं उन सभी से फ़ायदा मिलने की ज़रूरत बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर। रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉपुलेशन, government-led redistribution can reduce disparities and spread the benefit more evenly। वही दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कैसे गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है एरिया या फिर मैं कहूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम्स जो है उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, ताकि एक जो स्प्रेड है बेनिफिट्स है जो भी स्कीम्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ना तो फ्री भी ज़्यादा अच्छी है ना डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो सरकार को एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा या फिर जो चुनाव है उनके अंदर ऐसे कुछ वादे करने पड़ेंगे जिसके कारण जो दोनों ही वर्ग हैं किसी भी स्टेट के उन दोनों को ही इक्वली फ़ायदा मिले। Environmental cost and development, economic populism may not always be detrimental, can serve as a way to prevent the harmful obsession with physical infrastructure development that imposes long-term environmental cost।
देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि कैसे जो हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड के अंदर जो नेचुरल डिज़ास्टर रहते हैं, फ्लड वगैरह, तो उसके अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है। तो ये तो एक पॉइंट है ही कि कैसे इन्वायरमेंटल को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट के नाम पे हम हम किसी भी जंगल को काट देंगे या हम किसी भी अलग अलग चीज़ें जो है नदियों के अंदर हम सूखा कर देंगे उनको, ऐसा थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ें होती है ना कई बार कि नदियों के बीच में से पुल बना दिया जाता है, उससे काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उससे जो लिविंग बींग्स जो नदी के अंदर रहते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है इससे। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम किसी भी नेचुरल या इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, और ना कि हम ऐसी कुछ जो फ्रीवीज़ होती हैं, फ्रीवीज़ से एक भी क्या होता है दोस्तों, जब फ्रीवीज़ सरकार बांटती है तो कहीं ना कहीं डेब्ट के अंदर सरकार जब आ जाती है, तो उसका एक कारण है फ्रीवीज़ जो देते हैं ना कि फ्री बिजली दे दी या फ्री वुमेंस को एक ट्रांसपोर्ट दे दिया, एक या फ्री कहते हैं ना कि फ्री साधन है आपको कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये सभी हमको दिखते हैं एक टाइम पे कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज़ों को जो है और हार्ड बना रही है उन जनता के लिए ही, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा एंड जो सर्विसेज है वो और महंगी होगी, तो कहीं ना कहीं जो बर्डन आता है वो जनता पे ही आता है इन अदर फॉर्म्स। आपका पैसा एक टाइम पे ट्रैवल करने का तो नहीं लगा, लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो वो चीज़ है या महंगाई जो है वो किसी और रास्ते से या कहूँ मैं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वो महंगी हो जाएंगी, तो ऐसी चीज़ें जो है बैलेंस की जाती है। तो इससे अच्छा है कि ये चीज़ें ना दी जाए एंड लोगों को जो है मोर थोड़ा और एक सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाए, और साथ ही डेवलपमेंट जो है वो इस कॉस्ट पे ना हो कि हमें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। हमने देखा कि कैसे फ्रीबीज और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें सही नहीं है, दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो किसी स्टेट का दोनों वर्ग है या हर एक वर्ग जो है उसको इक्वल तरीके से फ़ायदा मिले। और ये चीज़ें सिर्फ जो मैं कहूँ कि इलेक्शन के टाइम पे लाना ज़रूर नहीं है, बल्कि ऑल ऑफ द ईयर पूरे 5 सालों तक सरकारों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे हम स्टेट के जो लोग हैं उनका भला कर सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें जो है समझने के लिए हमें किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है या हमें किसी स्क्रैच से समझने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप किसी भी क्लास में हो अभी, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रैच से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, इन चीज़ों को आपके लिए और आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। और आपके लिए पढ़ना ज़रूरी भी है। अगर आप स्कूल में भी हैं या कॉलेज में भी हैं, तो अगर आप करंट अफेयर्स से रूबरू रहेंगे या आप नॉलेज गेन करेंगे, तो आपको डिसीजन मेकिंग जो है लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन हो सकता है, वो आपको बनाने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। और नेक्स्ट आर्टिकल है डियर फ्रेंड्स, क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड डीकोलोनाइजेशन। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है इसको लेकर हमारी जो पहली क्लास थी 12th of September if I am not wrong, उस समय में जो पहला आर्टिकल था हमारा, हमने इसी के ऊपर डिस्कस किया था। एंड ये आर्टिकल जो इसमें बताया गया कि कैसे हम जो बात कर रहे हैं ना डीकोलोनाइजेशन की, जैसे हमने कल बात की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम इंडिया को भारत कर रहे हैं एंड हमारे पार्लियामेंट भी चेंज कर ली है। तो ऐसे कुछ जो लॉज हैं उनके अंदर जो क्रिमिनल लॉ है, खासकर जो क्रिमिनल लॉ बिल्स हैं, इनके अंदर हमें डीकोलोनाइजेशन की ज़रूरत है। हमें जो पहले के पुराने के जो रूल्स हैं उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है इन क्रिमिनल लॉ बिल्स। कोलोनाइजेशन को बताया गया कि कॉलोनियल लॉज आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द कॉलोनियल स्टेट नॉट द कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन। जो कॉलोनियल रूल्स थे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो उस समय के रूल्स थे जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत के अंदर, तो उस समय के जो रूल्स हैं वो थे कि कैसे जो प्रोटेक्ट करेंगे, वो कॉलोनियल स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे एंड नॉट द कॉलोनियल पॉपुलेशन। उस समय में जितने भी रूल्स बनाए गए थे दोस्तों, वो अंग्रेजी शासन को मद्देनज़र रख के बनाए गए थे। उस समय के जो रूल्स थे वो इस तरह थे कि जो सरकार है सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा दे, ना कि जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे लॉज जो उस समय बनाए गए थे। अब हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम थोड़ा और चेंजेस कर सकते हैं। Where citizens are meant to be served rather than serve the state। तो बात यहाँ पे ये बताई गई है कि दोस्तों कि जो रूल्स हैं उनमें कुछ ऐसे चेंजेस किया जाए जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो सरकार को सर्व ना करके सरकार जो है लोगों के लिए काम करे। क्योंकि पहले जब कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जब हम यहाँ पे क्या रूल था कि जो लोग हैं भारत के लोग हैं वो सरकार के लिए काम करते थे।
लेकिन अब क्योंकि हम फ्री हैं, वी आर फ्री इंडिया, हमें फ्रीडम मिली थी 1947 से, तो उस समय से लेकर काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो अब ज़रूरत है हमें कुछ ऐसे लॉस, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने की जहाँ पे हम सरकार को नहीं बल्कि सरकार जो है वो लोगों को सर्व करे उनके बेटरमेंट के लिए। तो इसी के दौरान एक चीज़ बताई गई है कि कैसे जो क्रिमिनल लॉस हैं उनको थोड़ा और ज़रूरत है थोड़ा और रॉबस्ट करने की। इंट्रोड्यूस बिल्स व्यू सिटीजन्स विद इंक्रीज सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर जो 3 क्रिमिनल बिल्स लॉ पास हुए हैं तो उनके अंदर चीज़ों को थोड़ा और रिलीज़ करने के लिए थोड़ा और टाइट कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो नए लॉज हैं उनके अंदर पुलिस पावर जो है उनको थोड़ा और बढ़ाया गया है, एंड उसके कारण जो सरकारें हैं या जो पुलिस हैं वो लोगों को थोड़ा और सस्पिशन या मिसट्रस्ट के नज़रिए से देखना शुरू करेगी, बिकॉज वो लॉज जो हैं वो कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं। अब उन लॉज के अंदर ये बताया गया है कि कैसे जो कहते हैं ना कि अलग अलग क्राइम्स हैं, उन सभी क्राइम की जो सज़ा है उनको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, या कहें कि एक अंडर जो अरेस्ट, जब किसी को अरेस्ट मिल जाता है किसी भी जुर्म के लिए, तो उस जुर्म की जो अवधि है या जो एक मजिस्ट्रेट के, जैसे आपको पता होगा किसी भी जो क्रिमिनल होता है उसको अरेस्ट करने के बाद में विदिन 24 आवर्स जो है जो जस्टिस होता है या फिर जो कोर्ट होता है उसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो उस अवधि को बढ़ाने की बात की गई है इस नए बिल के अंदर, ताकि पुलिस का जो कंट्रोल है क्रिमिनल के ऊपर वो बढ़ाया जा सके। तो दिस रिजल्ट इन एन एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइडिंग द स्टेट विद मोर एवेन्यूज टू एक्सरसाइज पुलिस पावर्स। जो पुलिस की जो पावर्स हैं उनको थोड़ा और बढ़ाया गया है, जिससे कि जो लोगों के अंदर ट्रस्ट है या जो थोड़ा और जो खौफ है पुलिस के प्रति वो बढ़ते हुए दिखाई देता है, जो कि एक सही बात नहीं है। यहाँ ज़रूरत थी हमें कि हम ऐसे कुछ पुलिस रिफॉर्म्स लाए जहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो पुलिस पे वो बढ़े, ना कि जो ट्रस्ट है वो घटे और जो पुलिस का नज़रिया है जनता के प्रति वो मिसट्रस्ट करना हो। एक्सपेंशन ऑफ पुलिस पावर्स, एक्सपेंशन ऑफ सप्रेशन अंडर द guise of security, giving the executive unchecked police powers, allowing for longer police custody and broader powers even compared to existing harsh laws। जो अभी के जो रूल्स थे, यानी कि जो लॉ पास हुआ है इससे पहले के जो रूल्स थे उनमें कई का ज़्यादा आसानी बताई गई है। जो नए लॉज हैं उनसे बताया गया है कि कैसे जो नए लॉज हैं उसके कारण जो पुलिस पावर है उनको अनचेक में रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस की जो पावर है उसका वो कहीं ना कहीं गलत यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं पुलिस जो डिपार्टमेंट्स हैं। और कहा गया है कि जो लॉन्गर पुलिस कस्टडीज़ हैं उनको थोड़ा और कम करने की ज़रूरत थी, ना कि बढ़ाने की। तो पहले जो रूल था उसको चेंज करके अब पुलिस कस्टडी के अंदर जो लोग हैं उनको बढ़ाने की बात बताई गई है। फेलियर टू एड्रेस पुलिस एंड प्रिजन रिफॉर्म्स, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो प्रिजनर्स हैं या जो कैदी हैं उनकी संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। द बिल्स डिड नॉट एड्रेस द नीड फॉर रिफॉर्मिंग पुलिस एंड प्रिजन सिस्टम विच आर सीन एज अ रेलिसिस ऑफ कॉलोनाइजेशन। जो पुलिस और प्रिजनर्स का जो रिफॉर्म्स था जो करने की बात बताई गई थी, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब बात होती है ना कि किसी प्रिजनर या किसी जो पुलिस है, तो उन दोनों के जो कहते हैं ना कि कैसे पुलिस कस्टडी मिलेगी किसी प्रिजनर को, तो उस सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। ये जो चेंज है ये अभी तक जो पुराना कॉलोनियल जो रूल था उस समय से जो रूल चला रहा है वही रूल चला जा रहा है। तो बताया गया कि इस बिल के अंदर जो है इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया, और ये एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है इस नए बिल के अंदर। इंक्रीजिंग पनिशमेंट एंड ब्रॉडनिंग पुलिस पावर्स, इंक्रीजेस टर्म्स ऑफ पनिशमेंट एंड ब्रॉडन्स पुलिस पावर्स मिररिंग द लॉजिक ऑफ कॉलोनियल क्रिमिनल लॉ। देखिए दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि कैसे पुराने ज़माने के अंदर या ब्रिटिशर्स के ज़माने में जैसे पुलिस जब किसी अपराधी को पकड़ती थी तो उस समय पे कैसा क्रूरता भरा बिहेवियर रहता था उन अपराधियों के प्रति। तो नए बिल के अंदर भी ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, और जो पुलिस की पनिशमेंट है या पुलिस द्वारा जो पनिशमेंट दी जाती है उसको बढ़ाया गया है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि जो कॉलोनियल रूल था उस समय का पुलिस का जो अपराधियों के प्रति, तो अभी भी वही नज़रिया है एंड उसमें कोई इस खास चेंजेस नहीं आए हैं। तो ज़रूरत थी हमें कि हम इस चीज़ को चेंज करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। साथ ही बताया गया कि कैसे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट जो है, जो होता है ना कि कैसे क्रिमिनल प्रोसीजर किया जाएगा, कैसे जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा किसी भी अपराधी को, तो उन सभी केसेस के अंदर या उन सभी रूल्स के अंदर कोई खासा चेंजेस नहीं किए गए हैं। एंड डीकोलोनाइजेशन एज ऑप्टिमिस्टिक एंड्योर, डीकोलोनाइजेशन इज नॉट जस्ट ऑपोजिशन टू कोलोनिज्म but an optimistic endeavor where citizens shape their destinies. It should center the citizen and honor
रिकॉर्डेड रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। देखिए दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल का कहने का जस्ट ये है कि जो कहते हैं ना कि नए जो लॉज आए हैं वो ऐसे कोई चेंजेस नहीं है या उनमें कुछ रिफॉर्म नहीं किया गया है, बस उनको एज इट इज़ रखा गया है। बल्कि ज़रूरत ये थी कि हमें जो पुलिस रूल्स हैं उनको थोड़ा और डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत थी। यानी कि उस समय जो पुलिस ऑफिसर यानी अंग्रेज के शासन के जो पुलिस ऑफिसर थे वो कैसे हार्श हुआ करते थे अपराधियों के साथ, तो वैसे ही आज की पुलिस भी जो है वो काफ़ी हार्श रूड बिहेवियर जो है उनका अभी तक जारी है। और उन रूल्स के अंदर आज सच कोई कमी नहीं लाई गई है या उनमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। तो क्योंकि हम डीकोलोनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हम जो पुरानी सोच है हमारी उसको पीछे छोड़ के नई सोच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत थी हमें कि ये जो नए क्रिमिनल लॉ बिल है इसके अंदर भी हम चेंजेस करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यही सब बताया गया कि कैसे ज़रूरत है एक नए क्रिमिनल लॉ बिल की। जो पेश हुआ है उसके अंदर भी कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूरत है थोड़ा वापस से रिविजिट या रिवाइज करने की। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेकेंड आर्टिकल और आज की कुछ हेडलाइंस। IAF लाइकली टू कंडक्ट अस्त्र BVR एयर टोनियर मिसाइल बाय द ईयर एंड। इंडियन एयरफोर्स जो है अस्त्र BVR मिसाइल इस साल के अंत तक इंडक्ट कर लेगी अपने बेड़े के अंदर। उसके साथ ही में मैंने आपको जैसे पूछा था कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सवाल, तो इस साल का मेडिकल में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है हंगेरियन बायोकेमिस्ट हैं कैटालिन कैरिको एंड अमेरिकन फिजिशियन ड्रू वाइसमैन। इन दोनों को दिया गया है इस साल का मेडिकल में नोबेल प्राइज़। साथ ही में द मिक्स्ड रिले क्वार्टेट वाज प्रोमोटेड टू सिल्वर। जो भारतीय मिक्स्ड रिले टीम है यानी मेन एंड फीमेल की जो मिक्स्ड रिले टीम है उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, तो मैनी कंग्रेचुलेशन टू देम। साथ ही में यूरोपियन यूनियन ने प्लेज किया है कि लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है यूक्रेन को वो दिया जाएगा एट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर है वो काफ़ी समय से यानी लगभग 1 साल से ऊपर हो गया इस वॉर पर चलते हुए। यानी इसी बीच यूरोपियन यूनियन का कहना है कि उनका लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है यूक्रेनियन फोर्सेस की ओर वो उनके साथ रहेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कैसे हमने रिलेट किया आज का हमारा सवाल था उसको इस हेडलाइन से। एंड ऐसे ही हम रोज़ चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, आप चीज़ों को कनेक्ट कर सके एंड लंबे समय तक उस चीज़ों को याद रख सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड। दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। एंड डियर फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई जो भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस आप मिस ना करें। एंड डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। दिस इज़ रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।